वैसे सल्फर के कारण क्लासिकल स्मोक निर्मित होता है। ये रात के समय बनता है। इसे लंदन स्मोक भी कहते हैं क्योंकि पहली बार लंदन में बना था। ये अपचायक प्रकृति का होता है। सनलाइट के आने पर यह खत्म हो जाएगा और यह रात के समय दम घोटूपन की स्थिति निर्मित करेगा। यदि वातावरण में सल्फर का प्रदूषण बढ़ जाए तो कई बार वातावरण में आर्द्रता और सल्फर का प्रदूषण मिलकर H2SO4 H2SO3 बना सकता है। और अगर H2SO4 H2SO3 बनेगा तो अम्लीय वर्षा होगी। तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड दोनों भूमिका निभाते हैं। अम्लीय वर्षा किन जीवों के लिए सबसे खतरनाक होती है? तो अम्लीय वर्षा कोरल के लिए सबसे खतरनाक होती है क्योंकि कोरल कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए जीव होते हैं। यदि इन पर अम्ल गिर जाएगा तो यह पूरी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएंगे, जो कि कुछ और नहीं है, पूर्ण रूप से इनका चूर्ण बन जाएगा। इसके अलावा यह संगमरमर से निर्मित संरचनाओं के लिए भी खतरनाक होता है। अम्लीय वर्षा अगर संगमरमर से बनी हुई किसी चीज पर होगी तो उसका परिणाम होगा कि वह कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब और कुछ नहीं है, रेत का ढेर समझ लीजिए। वैसे रेत में सिलिका होता है पर यह चूने का ढेर समझ लीजिए कि संगमरमर चूने के ढेर में बदल जाएगा। तो सबसे ज्यादा सल्फर का जो रिलीज होता है वो धातु कर्म की प्रक्रिया से होता है। जो पिछले साल की रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इस दुनिया भर में सबसे ज्यादा SO2 का उत्पादन भारत करता है। 2020 में ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत वैश्विक स्तर पर मानव जनित SO2 उत्सर्जन में 15%, पूरे विश्व में जितना SO2 रिलीज होता है उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह भारत है। और पूरी दुनिया का 15% SO2 भारत ही रिलीज करता है। फिर सर्वाधिक उत्सर्जन कोयला आधारित पावर प्लांट से होता है भारत में सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए कोयला आधारित प्लांट जिम्मेदार हैं, उसके बाद धातु कर्म। लेकिन विश्व में जितने भी SO2 का उत्पादन हो रहा है उसमें धातु कर्म पहले पर हैं और भारत में कोयले वाले पावर प्लांट जिम्मेदार हो गए। मतलब भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और SO2 के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। भारत के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन रूस, फिर चीन, मेक्सिको और ईरान, ये 5 देश SO2 के एमिशन में टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं। फिर है पर्टिकुलेट मैटर। इसे पर्टिकुलेट मैटर क्योंकि यह वायु में घूम रहे होते हैं इसलिए इन्हें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर SPM भी कहा जाता है। और इनके डायमीटर के आधार पर इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में करते हैं, PM 2.5 माइक्रोमीटर और PM10 माइक्रोमीटर। ये इनके डायमीटर के आधार पर, डायमीटर क्या होता है लाल लालियो? उस कण का पूरा व्यास, उसकी चौड़ाई एक तरीके से कितनी होती है। PM 2.5 और PM10 के मामले में भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। इस मामले में गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। वायु प्रदूषण में सूक्ष्म कणों की भूमिका बहुत अधिक है। 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे आकार के हो सकते हैं। WHO के अनुसार PM 2.5 और PM10 के लिए स्वीकार्य सीमा 10 माइक्रो या माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वार्षिक है। मतलब किसी भी जगह 10 से ज्यादा होना प्रदूषण माना जाता है। यह धातु के बने हुए कण होते हैं, इसमें भारी धातुओं की उपस्थिति होती है। यदि इनको कलेक्ट किया जाए तो यह बड़ी मात्रा में जमा करने पर सड़क निर्माण में यूज हो सकते हैं, ईंट बनाने में यूज हो सकते हैं क्योंकि इनमें भारी धातुओं की अधिकता होती है। लेकिन यदि इनकी उपस्थिति वायु में होती है तो यह सांस लेने में कठिनाई या फिर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं जो श्वसन से जुड़ी हुई बीमारियां होती है। इसके कारण
भारत के अधिकतर शहर में जो भी प्रदूषण है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वाला है, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है निर्माण कार्य। जहां पर भी निर्माण कार्य होगा वहां इनका उत्पादन ज्यादा होता है। दिल्ली में पराली के जलने के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हीकल भी हैं, वो भी जिम्मेदार कारक हैं। तो वायु प्रदूषण, ये इतनी बातें वायु प्रदूषण में याद रखनी है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो ये जो सूक्ष्म कण है एक तरीके का भौतिक प्रदूषण है, और ये जितनी गैसें हमने बताई ये एक तरीके का रासायनिक प्रदूषण है। ये भौतिक प्रदूषण का उदाहरण है और वो रासायनिक प्रदूषण का उदाहरण है। वहां वायु में ही वो मिश्रण है और ये मिश्रण नहीं है, ये अलग से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें वायु प्रदूषण के प्रभावों की, तो वायु प्रदूषण का जो सीधा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। उसके बाद श्वसन तंत्र के बाद मानसिक स्तर पर, या फिर हम कह सकते हैं कि हृदय रोग भी इससे हो सकते हैं। वायु प्रदूषण है या नहीं, इसके लिए बायो इंडिकेटर क्या होता है सर? कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जीवों की जो हमें बताती है, सूचित करती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का बायो इंडिकेटर माना जाता है। जिस जगह पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते, माना जाता है कि वहां पर वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में है, और इसीलिए कहा जाएगा कि वहां पर वायु प्रदूषण की स्थिति खराब है और वहां सरकार ने कदम उठाने चाहिए। अब आते हैं जल प्रदूषण पर। जल की प्राकृतिक गुणवत्ता को जो भी चीज बिगाड़ दे वह जल प्रदूषित जल माना जाएगा, दूषित जल माना जाएगा। दूषित जल में धातु की भी अधिकता हो सकती है और दूषित जल में जीव भी हो सकते हैं। यदि दूषित जल में सूक्ष्म जीव हैं तो फिर वो डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा करेगा, और यदि दूषित जल में किसी प्रकार के धातु हैं तो इटाई मिनी माता जैसे रोग को उत्पन्न कर सकता है। आप केवल चीजों को सुनते चलिएगा सभी लोग। जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाली कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। एनी केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंज इन वाटर क्वालिटी दैट हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मेक वाटर अनसुटेबल फॉर डिजायर यूजेस। पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, बिंदु और गैर बिंदु। बिंदु का मतलब होता है कि जब किसी भी जलाशय में प्रदूषण प्रवेश कर रहा हो किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित जगह से, तो उसे बिंदु प्रदूषक या बिंदु प्रदूषण स्रोत माना जाएगा। ऐसे प्रदूषण स्रोत को नियंत्रित करना सरल होता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रदूषण मिलता भी है जलाशयों में जिसको आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि ये कहां से आया होगा। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है और उस नदी के साथ बहुत सारे खेत लगे हुए हैं। ये खेत कई हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, और सोचिए कि अब यहाँ पर बारिश हो गई, लोगों ने यूरिया डालकर रखा था, ये यूरिया बहकर सागर इस नदी में मिल रहा है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस जगह से मिल रहा है। जब प्रदूषण किसी निश्चित स्थान से पाइप के द्वारा, नाली के द्वारा होता है तो हम कहते हैं कि वह पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, जैसे फैक्ट्री, पावर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे को नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन गैर बिंदु स्रोत में प्रदूषण बड़े और विस्तार पूर्वक हो सकते हैं। खेतों में, चारागाहों, निर्माण स्थलों में, खाली पड़ी खदानों से, गड्ढों, सड़कों, गलियों से बहकर आने वाला अपशिष्ट, इसे कंट्रोल करना कठिन होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री से ये प्रदूषण जा रहा है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि इस पूरे शहर से कहीं गंदगी आई और वह कई जगहों से जल में मिल रही है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर प्रदूषण कहाँ से मिल रहा है। फिर अगर प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर जल प्रदूषण को मेजर किया जाता है 3 तरीके की मेथड से, DO, BOD और COD।
DO का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। याद रखना, किसी भी स्वच्छ जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह जितनी ज्यादा रहेगी माना जाएगा कि वह जल उतना ही स्वच्छ है। इसलिए कई पैकेज वाटर पर ऑक्सीजन रिच लिखा जाता है, वो उसकी शुद्धता को दर्शाता है। किसी भी घुले हुए जल में, किसी भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही प्रदूषित जल माना जाएगा, और जिसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्वच्छ जल माना जाता है। बट अगर हम बातचीत करें तो प्रदूषण का सही मेजरमेंट केवल ऑक्सीजन से नहीं पता चलता है। एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ किताबों में इसका फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा होता है, बट इसका सही फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। 5 दिनों तक एक जल के सैंपल में, 5 दिनों तक 1 लीटर जल के सैंपल में कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितना ऑक्सीजन उस सैंपल को लगेगा, उस ऑक्सीजन की मात्रा का मेजरमेंट किया जाता है, और जितनी डिमांड रहेगी उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे समझना, किसी जल के नमूने में हम 5 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और मेजर करेंगे कि कितनी ऑक्सीजन की मांग इन्होंने की होगी। जितनी ऑक्सीजन की मांग करेंगे माना जाएगा कि वहां प्रदूषण उतना ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो जल में सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव जब प्रदूषणों को अपघटित करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, डीकंपोज करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ज्यादा प्रदूषण होगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी। तो बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रदूषित जल माना जाएगा। बीओडी ज्यादा, प्रदूषण ज्यादा, बीओडी कम, प्रदूषण कम, प्रदूषण कम। सूक्ष्म जीव, क्योंकि जल के शुद्धिकरण का काम कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जाता है। पर कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि सूक्ष्म जीव रहेंगे तो बीमारियां। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ लाभदायक कुछ हानिकारक। तो जैसे ई कोलाई जैसा है तो वो लाभदायक होता है, वो जल के शुद्धिकरण में भी मदद करता है। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो स्वच्छ जल है, लेकिन बीओडी ज्यादा है तो प्रदूषित जल है। अगर बीओडी कम है तो प्रदूषण कम है। लेकिन यहाँ पर जो प्रदूषण मेजर किया गया वो बायोडिग्रेडेबल वाला जैव निम्नीकारक प्रदूषण का मापन किया, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो उसी को अपघटित कर सकेंगे जो अपघटित होगा। लेकिन हम जान चुके हैं कि कई पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वे अजैव निम्नीकारक होते हैं, वह प्रदूषक किसी सूक्ष्म जीव से अपघटित नहीं हो पाते। तो ये पूरा प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। यदि रासायनिक रूप से किसी भी जल के नमूने में जो प्रदूषण की मात्रा है अगर उसको ऑक्सीडाइज किया जाए, यदि रासायनिक रूप से किसी जल के नमूने के सभी प्रकार के प्रदूषकों को ऑक्सीकृत किया जाए तो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा लगेगी उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के प्रदूषकों का मापन किया जाता है, क्योंकि यह केमिकली होने वाली प्रक्रिया होती है। जनरली बीओडी की मात्रा सीओडी से कम होती है या सीओडी की मात्रा बीओडी से ज्यादा होती है। Dissolved oxygen is the amount of gaseous oxygen dissolved in a water. Dissolved oxygen analyze measure the amount of gaseous oxygen dissolved in a aqueous solution, और जितनी ज्यादा इसकी मात्रा होगी उतना ही माना जाएगा कि यह वाटर प्योर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूज इन द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बायोकेमिकल कहने की जगह कहे बायोलॉजिकल के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा
द्वारा अंडर स्पेसिफिक टाइम होता है 5 दिनों का, 20 डिग्री टेम्परेचर होता है और अंधेरे में चेक किया जाता है बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। अगर कहीं पर 1 और 2 माना जाए बीओडी का लेवल तो बहुत अच्छा पानी है, वह पीने योग्य पानी माना जाएगा। 3 से 5 वाले को औसतन पानी माना जाता है कि ठीक ठाक है। 6 से 9 वाले को पुअर माना जाता है, इसका उपयोग केवल बर्तन या घरों के काम में कर सकते हैं। लेकिन अगर 9 से ज्यादा हो जाए, ये तो 100 बहुत ज्यादा बता दिया, 9 से भी ज्यादा हो जाए तो वह प्रदूषित माना जाएगा, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जैविक अजैविक कारकों को खत्म करने के लिए ये मुख्य रूप से बायोडिग्रेडेबल को मेजर करता है। ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए लगने वाले ऑक्सीजन की मात्रा है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, यहाँ कोई केमिकल यूज किया जाता है। यह टॉक्सिक सब्सटेंस से अफेक्टेड होता है, यह अफेक्टेड नहीं होता। अगर कोई भी क्रिया टॉक्सिक सब्सटेंस डाल दिया जाए तो यहाँ सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो केमिकल रिएक्शन है। ये 5 दिन में रिजल्ट देता है और ये 2 घंटे में रिजल्ट दे देता है। अब हम बातचीत कर रहे हैं यूट्रिफिकेशन की। कभी कभी क्या होता है कि ये जो जलाशय होते हैं, इन जलाशय में बड़ी मात्रा में नाइट्रेट और फास्फेट पहुंचता है। नाइट्रेट और फास्फेट जब बहुत बड़ी मात्रा में इन जलाशयों में पहुंचता है तो इसके कारण इन जलाशयों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि रियल में यह एल्गी के लिए पोषण तत्व माने जाते हैं। पौधे को भी तो नाइट्रेट और फास्फेट लगता है ग्रो करने के लिए। एल्गी भी एक तरीके का पौधों का ही प्रारंभिक रूप है, तो नाइट्रेट और फास्फेट उनके लिए पोषक तत्व है। जब किसी भी जलाशय में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो इस घटना को लाल लालियो सुपोषण या यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। इस यूट्रिफिकेशन के कारण बहुत तेजी से शैवालों की ग्रोथ होने लग जाती है। शैवालों की इस अत्यधिक ग्रोथ को ही कहा जाता है एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन। यदि शैवाल प्रस्फुटन हो जाए तो सनलाइट नीचे नहीं जा पाता, तो बड़ी संख्या में जो जहां पर मछलियां होगी, पेड़ पौधे होंगे या कई अन्य चीजें होगी, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि पौधे तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन एल्गी बहुत बड़ी मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी और प्रकाश संश्लेषण से मुक्त करेगी वायु में ऑक्सीजन, तो घुली हुई ऑक्सीजन को यूज कर लेगी। तो मछलियों को अचानक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी से मछलियां भी मर जाएगी। यदि किसी जलाशय में बहुत बड़ी मात्रा में शैवालों की वृद्धि हो जाती है तो वह जलीय तंत्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीव तो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, पौधे प्रकाश की कमी से मर जाते हैं, बचा जल है वह एल्गी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया से समाप्त कर देती है। मतलब यह पूरी तरह से इस इकोसिस्टम को तबाह कर देती है। तो यदि हम बातचीत करें तो यह कहलाता है यूट्रिफिकेशन। इसी तरीके की एक घटना होती है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे कहा जाता है जैव आवर्धन। पहले तो समझते हैं जैव संग्रहण, फिर समझते हैं जैव आवर्धन। यदि कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकारक पदार्थ किसी जंतु के शरीर में, जीव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करे और वह उसे पचा न पाए तो वह उसके शरीर में जमा होती चला जाता है। जब भी कोई अजैव निम्नीकारक पदार्थ किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है और वह उसे पचा नहीं पाता तो वह उसके शरीर में संग्रहित होना शुरू हो जाता है। इसे जैव संग्रहण या बायो अकुमुलेशन कहते हैं। अब यदि इस जीव को कोई दूसरा जीव खाता है और उसके भी शरीर में वह पच नहीं पाता, तो जैसे जैसे वह एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में पहुंचता है तो इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसा कैसे होगा सर, मात्रा कैसे बढ़ जाएगी? तो सोचिए कि एक छोटी मछली में
2 ग्राम अजैव निम्नीकारक प्रदूषक था, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था। एक बड़ी मछली ने ऐसी 4 छोटी मछलियां खा ली तो उनके अंदर जो बायो अकुमुलेशन हुआ था, जैव संग्रहण हुआ था, वो पूरा इस बड़ी मछली में आ गया। मतलब उन 4 छोटी मछलियों में 2-2 ग्राम था तो इस बड़ी मछली में 8 ग्राम आ गया। अब उस मछली को किसी दूसरी बड़ी मछली ने खा लिया। अब ऐसी इस बड़ी मछली ने ऐसी 3 मछलियां खा ली तो उसके पास 24 ग्राम पहुंच जाएगा। तो जब कोई अजैव निम्नीकारक किसी खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे आगे बढ़ता हो और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाए तो उसे कहा जाता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। जैव संग्रहण एक जीव में संग्रहित होना है और जैव आवर्धन हर एक पोषक स्तर में आगे बढ़ने पर उसकी मात्रा का बढ़ना है। तो किसी एक जीव में जब किसी पदार्थ का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब एक जमा होने लग जाता है, तो वह संग्रहण है। लेकिन जब वह पॉल्यूशन खाद्य श्रृंखला में लगातार अपनी मात्रा बढ़ाते हुए जाता है तो उसे कहा जाएगा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जैसे आप देख सकते हैं, इसमें केवल प्रदूषण की मात्रा इतनी ही थी, पर जैसे जैसे उस मछली में पहुंचा मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है, तो मर्क्यूरी का लेवल बढ़ रहा है। ये बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन है। और किसी जीव में उसका जमा होना बायो अकुमुलेशन या बायो कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। किसी में मरकरी पहुंचता है तो मरकरी को कोई नहीं पचा पाएगा, उसके शरीर में वो जमा होगा, वह बायो अकुमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाएगा। जनरली यह प्रारंभिक जीवों में जमा होने वाली घटना मानी जाती है, क्योंकि इन सभी जीवों में तो यह इनके माध्यम से पहुंचेगा। तो जो प्राथमिक जीव हैं उनमें जब विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है बायो कंसंट्रेशन या बायो अकुमुलेशन। पर जब यह खाद्य श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा के साथ पहुंचता है तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाएगा। ये बायोमैग्निफिकेशन का लेवल है किसी भी प्रदूषक में पहुंचना। तो जितना लास्ट में होगा उतना ही बायोमैग्निफिकेशन होगा। ये एल्गल ब्लूम का उदाहरण है। आप बहुत गंदा चित्र देख रहे हैं। शैवाल प्रस्फुटन पूरे जलीय परितंत्र को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। ये तभी होगा जब जल स्थिर होगा, जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या अधिक होगा। फास्फेट और नाइट्रेट की जल में मात्रा बढ़ती जाएगी। फास्फेट और नाइट्रेट, सल्फेट नहीं आएगा, शब्दों पर ध्यान देना, फास्फेट और नाइट्रेट। और इसी के कारण पूरा का पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियां मर जाती हैं, प्रकाश की कमी हो जाती है, पौधे मर जाते हैं, डीकंपोजर भी समाप्त होते और पानी भी ये उड़ा कर ले जाता है। तो एल्गल ब्लूम बहुत ही खतरनाक होता है। किसी भी जलाशय को समाप्त करने की वो ताकत रखता है। अब हम हमारे देश में देखते हैं कि कौन कौन से जल प्रदूषण मिलते हैं, कौन कौन से जल प्रदूषण, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से कुछ ज्यादा ही सवाल यहाँ पर आ रहे हैं जल प्रदूषण के सवाल। और फिर आप लोग कहते हैं कि सर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में सवाल कहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़े गैर परंपरागत सवालों की मात्रा ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं, आज उसको कवर कर लेते हैं। भारत में आर्सेनिक जल प्रदूषण की पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि 1983 पश्चिम बंगाल में हुई। किसानों के द्वारा सिंचाई के लिए दूषित जल का उपयोग करने से जल के माध्यम से भोजन में आर्सेनिक का प्रवेश हुआ। चमड़ी के रोग, चमड़ी का कैंसर मतलब त्वचा का कैंसर, त्वचा के रोग, फेफड़ों में, लीवर में, गुर्दों में, किडनी में प्रॉब्लम आई, ब्लड में प्रॉब्लम आई, ज्यादा हेयर का ग्रो करना, हाइपर केरोटिस, या फिर कहीं पर काले धब्बों का पड़ जाना, काला पाव,
मायोकार्डियल इस्कीमिया जैसी बीमारी आर्सेनिक के कारण भारत में देखी गई। जल शक्ति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, यूपी, झारखंड, मतलब पूरा का पूरा आप पूर्वी भाग देख लीजिए, भूमिगत जल में आर्सेनिक से प्रभावित है। उबले हुए चावल, सब्जी, दालों में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा देखी गई है। उबले या पके हुए चावल में आर्सेनिक की मात्रा कच्चे चावल के दानों की तुलना में 2 गुना थी। मतलब जब चावल को पकाया गया तो उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा बताया गया फ्लोराइड का प्रदूषण हड्डियों के लिए, दांतों के लिए खतरनाक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रति लीटर पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा है तो वह प्रदूषित जल माना जाएगा। भारत के 20 राज्यों के 203 जिलों में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ज्वालामुखी उत्सर्जन से फ्लोराइड पानी में पहुंच सकता है। खनिजों के द्वारा जो खदानें होती हैं, फास्फेट उर्वरक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम, स्टील और तेल फ्लोराइड, कोयले का दहन करने से भी कई बार वहां पर जो अपशिष्ट निकलते हैं वह जल में चले जाए तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। पेट में दर्द, अत्यधिक लार, आजकल मैं देखता हूं टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड की मात्रा बढ़ा दी गई है। फ्लोराइड एक निश्चित मात्रा में दांतों के लिए अच्छा है, ज्यादा मात्रा में हो जाए तो दांतों का लिए विकार बन जाता है। तो किसी भी टूथपेस्ट को यूज करने में अगर लाल की मात्रा ज्यादा निकलने लग जाए तो उसे बंद करा दीजिएगा। उल्टी, दौरे, मांसपेशियों में ऐंठन, शारीरिक बनावट में विकृति, विकलांगता, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जिसमें दांतों में सड़न, हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, जोड़ में अकड़न आ जाती है। उचित मात्रा में फ्लोराइड का सेवन दंत क्षय को कम करता है। मतलब अगर फ्लोराइड कम है तो दांतों की बीमारियों से बचाता है, लेकिन अगर फ्लोराइड ज्यादा है तो दांतों की बीमारियां बढ़ा देता है। अधिक मात्रा में फ्लोराइड के सेवन से प्रोटियोलिटिक और ग्लाइकोलिटिक एंजाइम की गतिविधि में हस्तक्षेप होता है और उसके कारण दांतों में विषाक्तता उत्पन्न होती है और इस तरीके से फ्लोराइड के कारण बीमारी भी हो सकती है। आप हाथ पैरों को देख सकते हैं किस तरीके से हो गए। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम 2008-9 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल में फ्लोरोसिस की उच्च मात्रा वाले 100 जिलों को मतलब स्वच्छ जल की आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया था। भारत में यूरेनियम जल प्रदूषण भी है। मानव शरीर में जैविक अर्धायु सामान्यतः 15 दिन है, परंतु हड्डियों में 70 से 200 दिनों तक यूरेनियम रहेगा। मानव शरीर में उपस्थित किसी तत्व की मात्रा को आधा होने में लगने वाला समय अर्धायु काल कहलाता है। यूरेनियम चट्टानें, जहां पर यूरेनियम, जैसे झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की खदानें हैं, तो उस क्षेत्र में जो जलीय स्रोत है कई बार वहां यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाती है। तलछट में जो एक्वीफाइल रॉक होती है उसमें भी यूरेनियम कभी कभी मिल जाता है और यह यूरेनियम प्रदूषण को प्रेरित कर सकता है। भारत में यूरेनियम का प्रदूषण झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के अलावा दक्षिण भारत के कुछ जगह पर भी इसकी मात्रा देखी गई है। खास करके जहां पर भी यूरेनियम वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं वहां इसका प्रदूषण ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित है। 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 16 राज्यों में यूरेनियम की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक है। इससे बोन में टॉक्सिसिटी आती है, किडनी के काम में प्रॉब्लम आएगी, कैंसर, यूरेनियम आया मतलब कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी, अनुवांशिक रोगों के होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। इसके कारण कई सारी जगह पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी, लीवर, लगभग पूरे शरीर के सभी जगह पर इससे प्रॉब्लम आने की समस्या होती ही है। नाइट्रेट, यदि नाइट्रेट किसी जल में उपस्थित हो तो ये नाइट्रेट जो कि हमारे लिए जरूरी था
पर वह पौधों के पास जाता फिर हमारे पास आता तो प्रोटीन में बदल कर आता, तब काम का है। पर डायरेक्टली नाइट्रेट पानी में होता है तो यह हमारे शरीर में ब्लड में जाकर अभिक्रिया कर देता है, और ध्यान से सुनना लाल लालियो, इसका नाम हो जाता है मिथेनोग्लोबिन। मिथेनोग्लोबिन, इसके कारण शरीर नीला पड़ जाता है, इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण धरातल के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, रासायनिक अभिक्रिया से यूरेनियम तथा नाइट्रोजन जैसे तत्व बढ़ जाते हैं, और कभी कभी कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भूजल के साथ सतही जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नाइट्रेट 1.5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किंतु डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका में 2021 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत के 18 राज्यों में नाइट्रेट की मात्रा 5 ppm से भी ज्यादा पाई गई है। फेफड़ों में मरीजों का संक्रमण, ब्लू बेबी सिंड्रोम, त्वचा इंटेस्टाइन का कैंसर, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव, मस्तिष्क पर भी प्रभाव, हीमोग्लोबिन के लेवल में कमी और मिथेनोग्लोबिन, शरीर नीला पड़ जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात यहां पर हम कर रहे हैं। तो नाइट्रेट जो कि मुख्य रूप से कृषि के कारण सतही जल में पहुंचता है। फिर है लेड, सीसा। जो सीसा है पहले पेट्रोल में इसको यूज किया जाता था एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, ताकि पेट्रोल को जब गाड़ियों में डाला जाए तो गाड़ियां आवाज कम करे, लेकिन वायु में सीसा की मात्रा बढ़ गई, जिससे श्वसन संबंधी और कैंसर के रोग होने की संभावना बढ़ गई। फिर यह आज भी सीसा कई बार जो अलग अलग उद्योग होते हैं उन उद्योगों से रिलीज होकर जल प्रदूषण का कारण बनता है। अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले जल में लेड कहां से पहुंचता है? कॉपर पाइप विथ लेड सोल्डर। कई बार हमारे घरों में कॉपर पाइप यूज किया जाता है और उसको ज्वाइन करने के लिए जो तार जो पदार्थ यूज करते हैं वो शीशे का बना होता है। या फिर अगर हम बातचीत करें लीड सर्विस लाइन, कई बार शीशे की सर्विस लाइन पानी को घर तक लेकर आती है। या फिर कुछ जगहों पर ये जो नल बनाए जाते हैं इस नल में भी शीशा यूज किया जाता है, उसके कारण भी कई बार हमारे शरीर में लेड की मात्रा बढ़ जाती है। पर इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है धातु कर्म वाली फैक्ट्रियों से यह बड़ी मात्रा में नदियों में मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वयस्क के 100 मिलीलीटर रक्त में 10 माइक्रोग्राम जबकि बच्चों में 5 माइक्रोग्राम या उससे अधिक शीशे की उपस्थिति हानिकारक है। बेचैनी, हृदय रोग, दिल का दौरा पड़ना, शारीरिक विकास कमजोर होना और मृत्यु की भी संभावना है। शीशा व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, हालांकि अति सूक्ष्म मात्रा में मूत्र, पसीना, बाल, नाखून इत्यादि के माध्यम से निकलता है। और खास करके जो भारत में प्रदूषण है वो मानव जनित माना जाता है शीशे का। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यदि जल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हो जो बीमारी पैदा करते हैं तो कौन सी बीमारियां दूषित जल पीने से हो सकती है पूछा जाता है। कोलेरा की बीमारियां, जियार्डिया की बीमारी, हिपेटाइटिस ए की बीमारी, डायरिया और टाइफाइड, पांचों बीमारियों को नोट कर लेना। पूछा था यूपीएससी ने 2018 में कि कौन सी बीमारियां दूषित जल के कारण होगी, तो कोलेरा, हिपेटाइटिस, डायरिया, टाइफाइड और जियार्डिया। तो कोलेरा, जियार्डिया, हिपेटाइटिस, डायरिया और टाइफाइड। नींबू की ताजगी वाला नया लिरिल कर दी थकान की छुट्टी। नया लिरिल अब सिर्फ 25 रुपए में। पर अगर अलग अलग तत्वों की बात करें तो मरकरी अगर किसी जल में बड़ी मात्रा में है, ये धातुओं की उपस्थिति है, ये कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर धातु की उपस्थिति रहेगी तो इसका परिणाम ये रहेगा कि फिर एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी होगी। अगर मर्क्यूरी की प्रदूषण है
तो मिनामाता डिजीज या ड्राप्सी डिजीज हो सकता है, जापानी नाम है ये। अगर जिंक की उपस्थिति होती है तो डिस्प्लेक्सिया नाम से बीमारी हो सकती है पानी में। अगर कैडमियम की उपस्थिति पानी में होगी तो इटाई नाम की डिजीज होती है। आउच डिजीज भी इसे कहते हैं, आउच डिजीज भी इसका नाम रखा जाता है, चलते समय कठिनाई। लेड सीसा की यदि उपस्थिति होती है तो रक्त की कमी, सरदर्द, मांसपेशियां, दांतों का कमजोर होना। अगर जलीय परितंत्र में यूट्रिफिकेशन हो जाए तो पूरी तरह से यूट्रिफिकेशन के कारण जलीय परितंत्र खत्म हो जाता है। आर्सेनिक की यदि मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लैक फुट डिजीज हो सकता है। पानी के अंदर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, और यदि फ्लोराइड की मात्रा हो जाए तो स्केटर फ्लोरोसिस या नी नॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए या याद कर लेना, जोड़ी बनाने का सवाल बनाया जा सकता है डायरेक्टली यहां से। एक नजर फिर देख लीजिए, मरकरी, मिनामाता या ड्रॉप्सी, जिंक, डिस्प्लेक्सिया, कैडमियम, इटाई, सीसा को भले ही मत याद रखो क्योंकि बहुत सारे लक्षण बता रहा है, बीमारी नहीं। आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड, स्केल्टर फ्लोरोसिस या नी नॉक सिंड्रोम भी याद रखना, नी नॉक सिंड्रोम। एक नजर देख लीजिए आप लोग और रट लीजिएगा इसे। फाइटो रिमीडिएशन टेक्निक, ये क्या है सर? फाइटो रिमीडिएशन टेक्निक, इसको अंग्रेजी में लिखे तो आसान जाएगा, फाइटो रिमीडिएशन तकनीक इसे कहा जाता है। अगर हिंदी में कहे तो पादप जैव उपचार। यदि किसी प्रदूषण को हटाने के लिए जलीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण या किसी भी प्रकार के प्रदूषण को हटाने के लिए हम जीव जंतु पौधों का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है जैव उपचार, बायो रिमीडिएशन। यदि इसमें पौधे का उपयोग हो तो फाइटो रिमीडिएशन, यदि इसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग हो तो माइक्रोबियल रिमीडिएशन, यदि इसमें फंगस का यूज हो तो माइको रिमीडिएशन। ऐसे कई तरीके से इसके नाम रखे जाते हैं। तो फाइटो रिमीडिएशन का मतलब होता है कि पौधों का उपयोग प्रदूषण को हटाने के लिए। फाइटो रिमीडिएशन हरे पौधों के प्रत्यक्ष उपयोग से प्रदूषणों के उपचार अथवा रोकथाम की तकनीक, इन सीटू रूप से की जाने वाली तकनीक है। जहां प्रदूषण है वहीं पर, जैसे घर के अंदर अगर पर्टिकुलेट मैटर का प्रदूषण है तो मनी प्लांट लगा दिया, अगर घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण है तो तुलसी का पेड़ लगा दीजिए। तो ये जो तकनीक होती है इसको कहते हैं पौधों के उपयोग करके प्रदूषणों को हटाना, फाइटो रिमीडिएशन। जल को साफ करने के लिए भी पौधों का उपयोग किया जाता है। कई मॉसेस हैं ऐसी जो जल को स्वच्छ कर सकती हैं अगर उन्हें पानी में ग्रो कराए तो ये भी फाइटो रिमीडिएशन का तरीका है। जहां जमीन के अंतर्गत भारी धातुओं की अशुद्धि होती है वहां सरसों उगा दीजिए तो सरसों में पूरी अशुद्धि आ जाएगी। अब उस सरसों को कहीं पर दबा दीजिए, खत्म कर दीजिए ताकि वह भूमि स्वच्छ हो सके। ऑयल जेपर एक तरीके का बैक्टीरिया है जो हमारे देश की टेरी ने बनाया था। इस संस्थान ने किसी पानी में यदि पेट्रोलियम का कोई जहाज पलट जाए तो पानी के ऊपर पेट्रोल की परत बन जाती है, सनलाइट की मात्रा उससे कम हो जाती है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, नीचे सफोगेशन मछली और जलीय जीवों के लिए होना शुरू हो जाता है। तेल रिसाव से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग करना एक तरीके का बायो रिमीडिएशन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। ऑयल जेपर बैक्टीरिया जो है उसका नाम सुन लीजिए, कंसोर्टियम, बैक्टीरियल कंसोर्टियम। ऑयल जेपर मतलब ऑयल खाने वाला। ये कई बैक्टीरिया का मिश्रण है, लगभग 5 प्रकार के बैक्टीरिया का मिश्रण है ऑयल जेपर। और ये पूरी तरह से कहीं पर भी जो पेट्रोलियम प्रदूषण है उसे खत्म कर सकता है। किसने डेवलप किया था?
टेरी ने। और याद रखिएगा इसी को रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई एंड श्रीराम बायोटेक लिमिटेड यूज इन कुवैत एंड ओमान ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पूरी तरह से ऑयल के प्रदूषण को हाइड्रो कंपाउंड में तोड़ देता है और वहां पर पूरा स्वच्छता निर्मित कर देता है। तो बायो रिमीडिएशन मतलब जीवों का उपयोग करना प्रदूषण को हटाने के लिए। इस तकनीक को टेरी पेटेंट कर चुकी है। इसका इस्तेमाल समुद्र जमीन दोनों जगह किया जा सकता है। कच्चे तेल या ऑयल स्लेस तेल रिफाइनरी से निकलने वाला खतरनाक हाइड्रोकार्बन वेस्ट में मौजूद हानिकारक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ऑयल जेपर में मौजूद बैक्टीरिया खा जाता है। इन्हें बिना नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील कर देते हैं। ऑयल टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नीति परामर्श और कार्यान्वयन क्षमताओं से युक्त एक संगठन है। 1974 में स्थापित। 1974 से पहले इसको टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, जैसे वायु प्रदूषण का बायो इंडिकेटर लाइकेन है, वैसे ही जल प्रदूषण के बायो इंडिकेटर भी होते हैं। फंस गया ना बाहर, ऐसे अंदर जाना मुश्किल है। इजी किया, बन गया ना इजी किया रे। पर मुश्किल दाग ये निकालना इजी है। नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश, इसकी 10 हाथों की शक्ति ऐसी मुश्किल दाग निकालना बन जाए इजी। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। अगर किसी भी जल में इन जीवों की उपस्थिति है तो माना जाता है कि वहां पर जल स्वच्छ है। जैसे कि अगर कहीं पर भी यह हम कहेंगे कि एक विशिष्ट प्रकार का जीव फ्रेश वाटर श्रिम्प, अंग्रेजी में श्रिम्प कहते हैं बट हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, कई होटलों में भी खाया जाता है इसको। तो अगर ये वाले जीव वहां पर मिलेंगे तो माना जाता है कि वह जल स्वच्छ माना जाएगा। और जितने ज्यादा वह रहेंगे, मतलब 10 से ज्यादा तो माना जाएगा गुड क्वालिटी है, 3 से 9 है तो एवरेज क्वालिटी है, पर अगर 0 से 2 है तो प्रदूषित। जो हमारे देश की नदी है स्वर्ण रेखा, जी हाँ स्वर्ण रेखा, जो कि झारखंड से होकर बहती है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, उसे एक तरीके से लिविंग फोसिल या जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उसमें कोई भी जीव नहीं मिलता है। झींगा, जी हाँ झींगा कहते हैं इसको। तो ये कहीं पर अगर मिलते हैं तो माना जाएगा कि जल स्वच्छ होगा। फिर बायो टॉयलेट, जो कि हमारे देश के DRDO ने बनाया है। बायो टॉयलेट का आविष्कार रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने और भारतीय रेलवे के द्वारा संयुक्त रूप से, क्योंकि हमारे देश में रेलवे के अंदर इस बायो टॉयलेट के न होने पर पहले प्रदूषण बहुत ही ज्यादा होता था, लेकिन अब यदि हम बातचीत करें तो प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल कर लिया गया है। बायो टॉयलेट में शौचालय के नीचे बायोडाइजेस्टर कंटेनर होता है और उसमें क्या रखा जाता है भी, एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया कोई वायरस एल्गी नहीं, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो मानव मल को पानी और गैस में बदल देता है। इस प्रक्रिया के तहत मल सड़ने के बाद केवल मीथेन गैस और पानी ही बच जाता है। पानी का फिर यूज कर लेते हैं और मीथेन तो ईंधन के रूप में यूज होगा। इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जिंदा रह सके, उसे कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। फिर हमारे देश में कानून है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का। वैसे तो देखा जाए ये पहला प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसके पहले हमारे देश में 1968 में एक कानून आया था जो पेस्टिसाइड के लिए था। जी हाँ, भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसने पेस्टिसाइड पर कानून बनाया था। भले इसका यूज भारत ने किया नहीं, लेकिन विश्व ने इसी कानून से कॉपी करके बाकी विश्व के देशों ने कानून बनाया। उसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 आया।
इसी के तहत राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वह सार्वजनिक जल जो भी होता है उसको स्वच्छ करने में और क्लोरीन का पाउडर यूज करने के लिए प्रेरित किया। जो क्लोरीन का पाउडर होता है, वो क्लोरीन का जो पाउडर होगा वह एक तरीके से क्लोरर ऑक्साइड बनाता है और ये हाइपोक्लोरर ऑक्साइड बैक्टीरिया के लिए बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है भाई। फिर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर एक टैक्स लगा दिया गया 1977 में। उद्योग द्वारा उपयोग किए गए जल पर उपकर लगाने और वसूल करना, एक टैक्स लगा दिया गया, सेस लगा दिया गया टैक्स की जगह कहे तो, ताकि जो पैसों की प्राप्ति होगी उसी से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। फिर आते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, संगीत और ध्वनि प्रदूषण में क्या अंतर है भाई? तो संगीत जो होता है उसमें आयाम और आवृत्ति निश्चित होती है, ऐसी जहां पर भी आवाज आती है उसे संगीत कहते हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो वहां पर ना तो आयाम निश्चित है और ना ही आवृत्ति निश्चित होती है, तो इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान में भारतीय संगीत कुछ इस तरीके का होता है और इसी कारण से वह भी ध्वनि प्रदूषण का काम करता है। ध्वनि प्रदूषण भारत में कई कारणों से होता है, गाड़ियों के कारण या फिर निर्माण कार्य के कारण। नॉइज पॉल्यूशन किसे कहेंगे सर ध्वनि प्रदूषण? तो ध्वनि की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है डेसिबल में। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल दिन के समय होना चाहिए किसी जगह पर और रात के समय 35 डेसिबल का साउंड से ज्यादा साउंड न रहे, एक उसका मानव अधिकार है। लेकिन हमारे देश में 60 डेसिबल या उससे ज्यादा की तीव्रता कहीं होगी तो वो माना जाएगा ध्वनि प्रदूषण। तो हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक की तीव्रता 60 डेसिबल या उससे ज्यादा की ना हो। तो जरा ध्यान से देखते चलना, बेडरूम के अंतर्गत, फिर होम के अंतर्गत 60 डेसिबल से कम। फिर गाड़ी की अगर हम बातचीत करें तो गाड़ी में 90 डेसिबल तक का भी ध्वनि पोल्यूशन होता है, ऑफिस में 70 तक का होता है। जो हम स्टीरियो म्यूजिक सुनते हैं 100 डेसिबल साउंड है, उद्योगों में 110 तक का साउंड देखा जाता है। और ये जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन लगभग 120 डेसिबल का साउंड होता है और जेट प्लेन में साउंड 150 डेसिबल का होता है। ये जो जेट प्लेन जब चलते हैं ना तो पीछे अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगे रिलीज करते हैं। इन तरंगों को प्रघाती तरंगे कहा जाता है, शॉक वेव कहा जाता है, जिसके कारण कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं और इसीलिए जेट प्लेन के जितने भी एयरपोर्ट हैं वो बस्तियों से दूर बनाए जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के ध्वनि मानदंड बताए थे। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय 75 डेसिबल तक के साउंड की अनुमति है और रात के समय 70 डेसिबल तक के साउंड की। कमर्शियल एरिया में, कमर्शियल मतलब बाजार, 65 डेसिबल तक का साउंड दिन के समय, 55 डेसिबल रात के समय। रिहायशी एरिया में 55 डेसिबल तक का साउंड दिन के समय और रात के समय 45 डेसिबल। रात का मतलब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लिया जाएगा। साइलेंट जोन में 50 डेसिबल और 40 डेसिबल रात के समय। साइलेंट जोन में गार्डन रखे जाएंगे, स्कूल रखे जाएंगे, हॉस्पिटल रखे जाएंगे, यहाँ पर साइलेंट जोन की बातचीत होती है। तो याद रखिएगा कि हमारे देश में ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है जिसे वर्ष 2000 के तहत संरक्षित किया गया। किस कानून के तहत इसका निर्माण किया गया, इस नियम का निर्माण किया गया? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग।
तो इंडस्ट्रियल एरिया 75, 70, 65, 55, 55, 45, 50, 40 बिल्कुल रटा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में 75, 70 बस यही पर 5 का गैप है, बाकी सब जगह 10-10 का गैप है। लाल लालियो सब जगह 10-10 का गैप है। तो केवल इसको याद रखना 75, 65, 55, 50, 75, 65, 55, 50 कैसे याद रखेंगे? अभी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आवाज, फिर कमर्शियल, फिर रहने वाला और साइलेंट जोन। 75, 65, 55, 50 10-10 का गैप है और सभी में 10-10 का गैप है, बस पहले वाले में 5 का गैप है। क्या याद हो गया है आप लोगों को? मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं। इंडस्ट्री 75, कमर्शियल 65, आवास 55, साइलेंट 50, सब में 10 का गैप इधर रात के लिए है, बस इंडस्ट्री में 5 का गैप है। ऐसे याद रखोगे तो अभी याद हो जाएगा। नींबू की ताजगी वाला नया लिरिल कर दी थकान की छुट्टी। नया लिरिल अब सिर्फ 25 रुपए में। ध्वनि प्रदूषण किनसे होता है? सड़क यातायात, इमारत निर्माणाधीन इमारत, एयरपोर्ट ट्रैफिक, कार्यस्थल का शोर, तेज म्यूजिक, कारखानों की आवाज, चलने वाले पंखे, जनरेटर, कंप्रेसर, ट्रेन सिग्नल, रेलवे स्टेशन, पटाखों से होने वाली आतिशबाजी। इसका बुरा प्रभाव क्या होगा? कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता है। इसका बुरा प्रभाव होता है मेनली मानसिक, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, व्यक्ति का जो एक तरीके से सरदर्द कर सकता है, मनोवैज्ञानिक कई प्रकार की विकृति आ सकती है। तो कार्य क्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, पाचन और हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं, मानसिक बीमारियां, गर्भपात भी हो सकता है और असामान्य व्यवहार भी देखा जा सकता है। 35 डेसिबल तक का जो साउंड रहेगा, देखो 30 में अगर 30 डेसिबल साउंड है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। 35 डेसिबल में हमारे संवाद बातचीत नहीं कर पाते हैं। 55 में एक तरीके से बाहर एक शुरुआत मानी जाती है कि अब हम खराब सिचुएशन में पहुंचेंगे। 70 डेसिबल हो सकता है कि अगर आप 24 घंटे तक इसको सुनते रहे तो बहरे भी हो सकते हैं। 85 डेसिबल अगर 1 घंटे भी आप डेली सुनेंगे तो फिर आपके बहरे होने की संभावना है। और अगर 120 डेसिबल का साउंड किसी बच्चे को सुन लिया जाए तो फिर उसके लिए परमानेंटली बहरापन आ सकता है। और पिक नॉइज 120 डेसिबल एडल्ट तो हो सकता है कि उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यूएनईपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अभी करंट की आई थी और मैंने आपको बताया था, ये रिपोर्ट बता रही थी कि दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं, नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट में इसका नाम रखा था नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैचेस। चौथा संस्करण है जिसमें पहली समस्या दुनिया भर में ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण वनाग्नि और जैविक जीवन चक्र में परिवर्तन का होना। मैंने आपको 365 में भी बताया था कि इस साल की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इन 3 समस्याओं का जिक्र किया गया है। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही सम्मिलित किया जाता है 1981 में, और 1987 में संशोधन करते हुए ध्वनि प्रदूषक को भी वायु प्रदूषक की परिभाषा में रखा गया। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषण सहित वायु जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति 1986 के कानून के तहत दी गई। इसी का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण नियम 2000 पारित किया, जिसके लिए ध्वनि संबंधी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए। अब आते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रदूषण से पहले विकिरण वाले पर आते हैं। विकिरण प्रदूषण पर बातचीत कर लेते हैं। विकिरण जो आजकल मोबाइलों से आ रहे हैं,
सूर्य से हमें कई प्रकार का प्रकाश मिलता है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर है, बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पर है, ये घटते हुए फ्रीक्वेंसी के आधार पर है, फ्रीक्वेंसी के घटते हुए, आवृत्ति के घटते हुए क्रम में है। इन तीनों को आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इसको नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह हमारे शरीर को आयनीकृत कर सकता है और इसके कारण कई बीमारियां, कैंसर हो सकता है, अनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, या त्वचा संबंधी या आंखों के अंदर मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो सकती है। इनके कारण बीमारी जनरली नहीं होती, लेकिन अगर लंबे समय तक इनके सामने रहा जाए तो यह भी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, जैसे कि अब मोबाइल के कारण जो घटनाक्रम देखा जा रहा है। ये दृश्य प्रकाश है, जनरली हम केवल इसी को देख पाते हैं। तो कुछ ऐसे रेडिएशन होते हैं जो मनुष्य को भेज सकते हैं, जैसे इनके अलावा अल्फा, बीटा, गामा में ये जो गामा रेडिएशन है ये शरीर को आयोनाइज करने की ताकत रखता है। अगर हम बातचीत करें तो नॉन आयोनाइजिंग का हम यूज करते हैं, जो हमारे पावर लाइंस होते हैं, रेडियो, सेलफोन्स होते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, इनमें कम ऊर्जाएं होती है, हमें नुकसान कम पहुंचाते हैं। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा किरणें अत्याधिक ऊर्जा वाले होते हैं और ये हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। मोबाइल टावर और रेडिएशन, कई प्रकार की चीजें मोबाइल टावर और रेडिएशन से देखी गई है। सर दर्द, डिप्रेशन, पैरालिसिस, नोजिया, ब्रेन ट्यूमर, मसल पेन, एल्जाइमर्स, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज। तो मोबाइल टावर का हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव देखा जा रहा है, खास करके मस्तिष्क पर। 2013 में ट्राई द्वारा जारी अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर नहीं हो सकते। हर साल कुल बेस स्टेशन और छतों पर लगाए गए टावर में 10% टावर के विकिरण स्तर की जांच अनिवार्य है। प्रति टावर स्तर के हिसाब से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है अगर नियमों का पालन न किया जाए। भारत में रेडिएशन के मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से 10 गुना कठोर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन की सीमा 4.5 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर 9 वाट प्रति वर्ग मीटर है, पर हमारे यहाँ पर इससे ज्यादा रेडिएशन नहीं चलता है। तो पहली बार भारत ने कठोरता व्यक्त की है। हालांकि इस कारण बेहतर फोन कॉल के लिए ज्यादा टावर लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इससे रेडिएशन के बढ़ने की आशंका नहीं होती है। तो रेडिएशन हमारे देश में वैश्विक स्तर से कम है। फिर है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जहां पर भी पावर प्लांट लगाए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब यहाँ अल्फा, बीटा, गामा या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होने वाली चीजें बाहर आती है तो वह प्रदूषण उत्पन्न करती है। जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का पानी बाहर आता है तो उसमें भी रेडिएशन के गुण होते हैं, तो वह रेडिएशन कहीं न कहीं रेडियोधर्मी अपशिष्ट कहलाता है। लेकिन जब वह गर्म पानी किसी जलाशय में जाता है तो तापीय प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। इसके कारण वही बीमारियां होगी, त्वचा संबंधी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, अनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, कई बार बालों का झड़ना या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी का आना, आंखों में मोतियाबिंद, कैंसर या मृत्यु के रूप में भी जेनेटिक डिसऑर्डर की संभावना बहुत ज्यादा होती है जब भी रेडिएक्टिव प्रदूषण आएगा। अल्फा कण मानव शरीर पर कम प्रभाव डालता है, बीटा त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और गामा सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। न्यूट्रॉन पूरे शरीर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं, जिसमें आप जानते हैं 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, ये अमेरिका में 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट जो हुआ था, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखा गया है। आइए जरा देखते हैं। 28 मार्च 1979 एट 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट,
प्रेशराइज वाटर रिएक्टर था। ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है। रिएक्टर की विफलता, उचित समय पर रिएक्टर की स्थिति को समझने के लिए उपकरण विफलता और ऑपरेटर की अक्षमता के कारण औपचारिक तौर से किसी की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं, किंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में कैंसर जैसी बीमारी बढ़ गई। फिर चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आपदा, ये रशिया एक जमाने में जब यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, तब यूक्रेन के अंदर ये जो चेरनोबिल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विस्फोट हुआ था। 1986 यूक्रेन के चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना, 1.25 लाख लोग मारे गए थे। रिएक्टर के डिजाइन में कमियां, सुरक्षा परीक्षण के समय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। और तीसरी घटना है जापान की 2011 की फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसमें इस तरीके का एक भयानक विस्फोट हो गया था। 11 मार्च 2011 को आए भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरों की चपेट में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आ गया। संयंत्र से हुए विकिरण रिसाव के चलते आसपास के इलाके को खाली करवाना पड़ा। भारी मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थ का वातावरण में प्रसार हुआ। फलस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव। फिर आता है अंतरिक्ष कचरा। लगातार पिछले 40-50 वर्षों में हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, और केवल हम नहीं, विश्व की कई सारी स्पेस एजेंसियां सैटेलाइट को लगातार भेज रही है। इसके कारण जो बेकार सैटेलाइट है वो अभी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं और कचरे का निर्माण करते हैं। पहली बार केसलर नाम के महोदय ने अंतरिक्ष कचरे के बारे में चर्चा की थी। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ ही समय में उपग्रहों का विनाश हो सकता है। इनका कहना था कि अगर एक खराब सैटेलाइट किसी अच्छे सैटेलाइट से टकराया तो एक सीरीज शुरू होगी और कुछ ही समय में अच्छे सैटेलाइट खत्म हो सकते हैं। इसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं। वर्तमान में भारत और नासा मिलकर, इसरो और नासा मिलकर कई प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे दूर करने में लगे हैं। ऑडिशन तो आज पा, चेहरा पर का लगाई? मेकअप लगा ल, मेकअप ज्यादा हो जाए तो क्रीम, सिर्फ क्रीम से मजा ना आई। अरे तो दोनों लगा ल, दोनों ग्लो एंड लवली बेबी क्रीम। मल्टीविटामिन क्रीम के खूबी तनी सुन मेकअप के साथ है। ग्लो एंड लवली बेबी क्रीम, क्रीम दी मेकअप दी, जे दी ही मेकअप वाला ग्लो। ग्लो एंड लवली बेबी क्रीम। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन